विद्यार्थियों, आज के कक्षा में हम सेमुषी प्रथमो भाग के षष्ठः पाठः का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। विद्यार्थियों, भ्रांतो बालः पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंदर करेंगे। आज हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और उस भाग का शीर्षक है भ्रांत बालकस्य बहिर्गमनम। भ्रांतो बालः से तात्पर्य है विद्यार्थियों भ्रमित बालक, अर्थात पथ से भ्रष्ट बालक। अब विद्यार्थियों, यह एक कथा है। उस कथा के अंदर हम जानेंगे कि बालक किस प्रकार से भ्रमित होता है। चलिए विद्यार्थियों, हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं इस कथा के अंदर क्या है। देखिए, हमारे पास है प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत किया गया यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित है, अर्थात वहाँ से लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। एक इस प्रकार के बालक का चित्रण है। यस्यः रुचि, जिसकी रुचि, जिसकी इच्छा स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक है, अर्थात ऐसा बालक जो स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अपनी रुचि अधिक रखता है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलने के लिए रुचि रखता है और खेलने में ही संलग्न रहता है। परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति, परंतु जो उसके सखा हैं वह तो अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, निरत रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अर्थात जो बालक है खेलने में रुचि रखता है, उसके साथ खेलने वाला दूसरा सखा नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, आगे क्या है? आगे है अतः एकाकी सह निराश्यम प्राप्य, वह अकेला निराशा को प्राप्त करके विचिंतयन्ति, विचार करता है। यत कि स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, वही अकेला इधर उधर भ्रमण करता है। कालांतरे बोधो भवति, जब समय निकल जाता है तब वह अवबोध करता है, जान जाता है क्या कि यत सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, कि सभी अपने अपने कार्यों को करते हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, अतः मुझे भी करना चाहिए अपने कर्तव्य को। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, और जिससे मेरा जो समय है वह सार्थक होगा। यह जो हमारी कथा है उससे पूर्व जो कहा गया है उसका हमने अध्ययन किया। अब हम हमारी कथा की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं कथा किस प्रकार से है। विद्यार्थियों, जो कथा का अध्ययन है, हम सर्वप्रथम कथा का जो मूल है उसका अध्ययन करेंगे, उसके शब्दार्थों को जानेंगे और उसके साथ साथ जो उस पाठ में आए हुए जो व्याकरण के पद हैं उनका भी अध्ययन हम करेंगे और जो हमारे शब्दकोश है उसका अभिवर्धन करेंगे, उसको हम निरंतर बढ़ाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारी कथा किस प्रकार से चलती है। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांत से क्या तात्पर्य है? भ्रमित, अर्थात अपने पथ से भ्रष्ट, अपने पथ से हटा हुआ बालक। कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक। पाठनशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में, अर्थात विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न, किंतु उसके साथ खेलने के लिए, समय यापित करने के लिए तब कोई भी न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्, उसके साथ ही कोई भी उपलब्ध नहीं था।
अर्थात बालक जो विद्यालय का समय था, उस विद्यालय के समय में खेलने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए उसका कोई भी सखा उपस्थित नहीं था। अब विद्यार्थियों, कोई भी सखा उपस्थित क्यों नहीं था? देखिए, यतः, यतः से क्या तात्पर्य है? क्योंकि ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। त्वरमाणा से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? शीघ्रता। त्वरमाणा से क्या तात्पर्य रहा? शीघ्रता। अब देखिए, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान, पहले के दिन के पाठों को स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणः, शीघ्रता को अभवन हुए। अर्थात जो बालक उसके साथी थे, वह साथी जो पूर्व के दिन के जो पाठ थे उनको याद करके विद्यालय पहुंचना चाहते थे शीघ्रता से। तंद्रालु, तंद्रालु से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? आलसी। तंद्रालु से क्या तात्पर्य होता है? आलसी। बालः लज्जया दृष्टि पथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत। तंद्रालु, आलसी बालक लज्जा से उनकी दृष्टि को बचाते हुए, अर्थात उनकी नजरों से बचते हुए, दूर होते हुए, अकेले, अर्थात जो बालक था वह अकेला ही, किमपि किसी, उद्यानम, बगीचे में, प्राविशत, जाता है। अर्थात जो आलसी बालक था, वह आलसी बालक जो अपने सहपाठी थे उनसे नजरें बचाता हुआ एक उद्यान के अंदर जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, उस उद्यान के अंदर क्या होता है? उससे पहले जो हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा भाग है, हमारा गद्यांश है, हम उसमें जो आए हुए जो संस्कृत के पद हैं उनको एक बार देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास सर्वप्रथम आता है विद्यार्थियों भ्रांतः। अब हम जो भ्रांतः पद है उस पद का सर्वप्रथम अर्थ देखेंगे और अर्थ के बाद में हम उसके जो पद परिचय है उसको देखेंगे कि वह पद किस प्रकार से बना हुआ है और उसके अंदर कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, अथवा यह धातु रूप है तो कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, यह हम जानते हैं। देखिए, भ्रांतः, भ्रांत से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? भ्रमितः, अर्थात पथ से भ्रष्ट। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का यह एक वचन है। अर्थात जो भ्रांत पद है वह अकारांत है, पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है इसका? भ्रांतः। देखिए, उसी प्रकार से बालः, बालः से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? बालक है, और बालक भी क्या हुआ? अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अर्थात इसके रूप चलते हैं किस प्रकार से? बालकः, बालकौ, बालकाः। तो हमने देखा द्विवचन में क्या बना? बालकौ, और बहुवचन में क्या बना? बालकाः। अब हमारे पास है विद्यार्थियों क्रीडितुम। क्रीडितुम से क्या तात्पर्य है? खेलितुम। और यह पद क्या है विद्यार्थियों? इसके अंदर क्रीड धातु है और तुमुन प्रत्यय है, अर्थात यह धातु रूप का है। केली भी, केली भी मतलब क्रीड़ा भी। यह विद्यार्थियों इकारांत का पद है और स्त्रीलिंग है, और तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? केली भी। सर्वे अपि, सर्वे धन अपि, यहाँ पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों? पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि कहाँ पर होती है विद्यार्थियों? यहाँ पर देखिए, यदि अगर पद के अंत में ए हो और ओ हो, कब हो? यह पदांत में, अर्थात पद के अंत में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पद है सर्वे, यह एक पद है, और द्वितीय पद हमारे पास क्या है? अपि। अगर इनके बाद अ हो तो पूर्व रूप संधि होती है। देखिए, पूर्व रूप संधि, और जब पूर्व रूप संधि होती है
तो उस ए के स्मरण के लिए यहाँ पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। उस अवग्रह चिन्ह से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? अर्थात यहाँ पर ए की उपस्थिति है, इसलिए स्मृत्वा। स्मृत्वा से क्या अर्थ है? स्मरणम कृत्वा। स्मृ धातु है, त्वा प्रत्यय है, और हमारा पद क्या बनता है? स्मृत्वा। तंद्रालु। तंद्रालु हमने देखा था किसको कहते हैं? आलसी को। यहाँ पर क्या कहेंगे? अलस है, और यह किसका पद है? उकारांत है। तंद्रालु पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? तंद्रालु। इस प्रकार से जो हमारे पद है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने पद के अर्थ को जाना, फिर उस पद के परिचय को हमने जाना। चलिए अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारी कथा के अंदर क्या हो रहा है विद्यार्थियों कि स अचिंतयत, वह विचार करता है। अर्थात जो बालक था वह किसी उद्यान में प्रवेश करता है और विचार करता है। विरमंतु। विरमंतु से क्या तात्पर्य है? रहने दो। एते वराकः, और वराकः से क्या तात्पर्य है? बेचारा, पुस्तक दासः। अर्थात वो कहता है कि रहने दो, विरमंतु रहने दो, एते इन वराकः। वराकः से क्या हमने लिया? बेचारा, अर्थात बेचारे पुस्तकों के दास को। अर्थात जो उसके सहपाठी थे वह अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन के विषय में ही वह कहता है कि उन बेचारों पुस्तक दासों को तो रहने दो। अहम तु आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो स्वयं ही विनोद करूंगा, अर्थात अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः। भूय से क्या तात्पर्य है? फिर से। क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नेव इच्छामि, मैं इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित उपाध्याय का, अर्थात क्रोधित गुरुजी का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। अर्थात मुझे उनका मुख देखने की इच्छा नहीं है। ऐसा बालक चिंता कर रहा है, विचार कर रहा है। एते निष्कुटवासिने। निष्कुट से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? निष्कुट से तात्पर्य है वृक्ष का कोटर। अर्थात जहाँ वृक्ष होता है और उस वृक्ष के अंदर जो पक्षी रहते हैं कोटर बना के, अर्थात उसके अंदर एक जो बिल बना के वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोटर। अर्थात ये जो निष्कुटवासी है, जो कोटरे के निवासी है, प्राणी ने, ये प्राणी एव ही मम वयस्याः संतुः इति, मेरे सहयोगी होंगे, अर्थात मेरे साथ खेलने वाले होंगे। ऐसा बालक विचार कर रहा है। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास अब जो व्याकरणिक पद हैं उनको हम देखते हैं एक बार। देखिए हमारे पास क्या पद आया है? विरमंतु। विरमंतु विद्यार्थियों जिसका अर्थ होता है अवरोधयन्तु, और यह एक धातु रूप है। यह वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु है। क्या है विद्यार्थियों? वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु। लकार कौन सा है इसके अंदर? लोट लकार है, और यह लोट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। देखिए वराकः। वराकः से क्या तात्पर्य है? दीनः, अर्थात निर्धनः। और पद क्या बनता है? अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वराकः। इस प्रकार से यह पद बनता है। देखिए अब हमारे पास में क्या है? अहम, जिसका क्या अर्थ है विद्यार्थियों? स्वयं। अहम से क्या तात्पर्य होता है? स्वयं। हिंदी में हम कहते हैं ना अहम मतलब मैं। अहम से क्या तात्पर्य होता है? स्वयं। और यह जो हमारा अस्मद सर्वनाम शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और इसके रूप कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम। अर्थात एक वचन में चलेगा अहम, द्विवचन में चलेगा आवाम, और बहुवचन में चलेगा वयम। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। आत्मानम। आत्मानम से क्या तात्पर्य है? स्वयं। और इसके रूप कैसे चलते हैं विद्यार्थियों? आत्मन पद है, नकारांत होगा, पुल्लिंग
द्वितीय विभक्ति के अंदर इसके रूप बनेंगे और जो हमारे पास है वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। द्रक्ष्यामि अर्थात अवलोकयिष्यामि। द्रक्ष्यामि का क्या अर्थ है? अवलोकयिष्यामि। दृश्य धातु है लिट लकार जो भविष्यत के अर्थ में होता है, उसके उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनता है विद्यार्थियों? द्रक्ष्यामि। इस प्रकार से हमने हमारे जो पद हैं उनके परिचय को जाना। अब हम हमारी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारी कथा के अंदर आगे क्या है? अथ सपुष्पोद्यानम वृजंतम मधुकरम। वृजंतम मधुकरम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? वृजंतम मतलब जाते हुए और मधुकरम मतलब भ्रमर को। इसके बाद वह पुष्प उद्यान में वृजंतम मधुकरम अर्थात जाते हुए भंवरों को दृष्टवा देखकर तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम उनके साथ खेलने के लिए 2-3 बार आह्वयत। आह्वयत से क्या तात्पर्य है? बुलाया। अर्थात जो पुष्पोद्यान में जाते हुए भ्रमर है उन भ्रमरों को 2-3 बार खेलने के लिए बुलाया। तथापि फिर भी स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। फिर भी वह मधुकर अर्थात वह भंवरे, मधुकर किसको कहते हैं? भंवरों को। अस्य बालस्य इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत करते हैं अर्थात इसकी जो पुकार है उसको अनसुना करते हैं। ततो उसके बाद भूयो भूयः। भूयो भूयः से क्या तात्पर्य है? बार बार। हठम आचरति हठ का आचरण करते हुए जो बालक है वह बार बार उस हठ का आचरण करता है अर्थात वह बार बार जो मधुकर हैं उनको आवाज लगाता है, उनको बुलाता है। बाले बालक में स मधुकरः अगायत। उस बालक से सुनकर वह मधुकर गाते हैं। क्या गाते हैं विद्यार्थियों? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। हम तो जो मधु है, जो शहद है, उसके संग्रह में व्यस्त हैं। ऐसा जो मधुकर है वह गाते हैं। अर्थात जो बालक है बार बार हठ का आचरण कर रहा है, बार बार उनको बुला रहा है। अब उस बुलाने के आग्रह को जो भंवरे हैं वह किस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं? वह गाते हुए प्रत्युत्तर देते हैं। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह। हम तो जो शहद है उसके संग्रह में व्यस्त हैं, ऐसा वो कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब जो हमारे पद हैं हम उनके हिंदी अर्थ को चलिए विद्यार्थियों, अब जो हमारे संस्कृत के पद हैं हम उनके परिचय को जानते हैं। देखिए हमारे पास पद है, फिर उनका अर्थ है और फिर बाद में पद परिचय है। पद है हमारे पास में दृष्टवा। दृष्टवा का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? दर्शनम कृत्वा अर्थात दर्शन करके, अर्थात जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसके बारे में कहा गया है। दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय। दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय जहाँ पर भी प्रयोग होगा वहाँ पर अव्यय होगा। अर्थात विद्यार्थियों दृश्य के साथ ही नहीं, जहाँ पर भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा वहाँ पर अव्यय होगा। आहव्यत। आहव्यत से क्या तात्पर्य है? आहूतवान अर्थात बुलाया। यहाँ पर विद्यार्थियों आंग उपसर्ग है और वे धातु है। लंग लकार प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? आहव्यत। अर्थात आंग उपसर्ग जहाँ पर भी होगा विद्यार्थियों उसमें जो ग है उसकी संज्ञा हो जाती है और आ शेष रहता है, और आ शेष रहता है तो हमें आ ही दिखाई देता है। वयम। वयम से क्या तात्पर्य है? सर्वे मधुकरः अर्थात जो सभी मधुकर हैं, सभी भंवरे हैं, उनका अर्थ
इस वयम से लिया गया है। अस्मद सर्वनाम है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम, द्विवचन के अंदर क्या बनेगा? आवाम, और बहुवचन के अंदर वयम। ही से तात्पर्य है विद्यार्थियों निश्चयेन, और यह एक अव्यय पद है। अब विद्यार्थियों हम जो हमारा प्रथम भाग है उसका हमने अध्ययन किया है। अब हम अगली कक्षा में जो हमारी शेष बची हुई कथा है उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों शेष बची हुई कथा के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।